हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वह इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर आर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड प्रीडोमिनेंटली। मतलब सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है या प्रैक्टिस की जाती हैं एग्रीकल्चर, वो कहाँ पे की जाती है? वो रिवर वैलीज़ में, जहाँ पे इरिगेशन बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो और रिवर वैलीज़ में क्या आता है, जो मतलब लैंड होते हैं वो ज़्यादा फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से लोग उस एरिया में ज़्यादा फार्मिंग करना प्रीफर करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज़ बेस्ड अपॉन व्हाट। नोमैडिक हर्डिंग जो है ना, नोमैड का मतलब क्या होता है कि जो मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस है ना, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। उनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है। तो नोमैडिक हर्डिंग जो होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो वो है रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल पेस्चर्स, इस पे बेस्ड है। इन विच रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस्ड। तो किस रीजन में नोमैडिक हर्डिंग होता है? वो होता है सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे जो लैंड है वो उतना फर्टाइल नहीं है। इस वजह से वहाँ पे लोग एनिमल्स का हर्डिंग करते हैं, ठीक है। वो भी कैसे? नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डर्स कीप मूविंग विथ देयर एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वॉट। तो जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, ठीक है, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इन सर्च ऑफ नेचुरल पेस्चर्स। मतलब जहाँ पे मतलब उनके एनिमल्स के लिए खाना मिल जाए, ठीक है, उस जगह की वो खोज में इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक। उसके बाद है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब देखिए कल्टीवेशन जो होता है एग्रीकल्चर, जो हम लोग जब क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग, पहले तो लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, है ना, उतना पॉपुलेशन था नहीं पहले। तो लोग जैसे कि इस पार्ट में पेड़ को काट करके फिर यहाँ पे खेती कर लेते थे, फिर 2-4 सालों के बाद फिर यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाता था तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने अपने लैंड को शिफ्ट करते रहते थे। लैंड तो ये रहेगा, मतलब जो कल्टीवेशन होगा वो प्लेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, कल्टीवेट करने का। तो पहला है कि यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया है और वो किस कंट्री में प्रैक्टिस किया जाता था उसका नाम दिया गया इस कॉलम में। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। पहला है लदांग, ठीक है, जो किसको कहते हैं? मलेशिया में। ये मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है ना। इसी की झूम खेती भी होता है, ठीक है। फिर तमराई, जो कि कहाँ पे होता है? थाईलैंड में। फिर तुंगिया, जो कि म्यांमार में होता है। फिर कैगन है, जो कि फिलीपींस में होता है। चेना, जो कि श्रीलंका में होता है। जुमार जावा में होता है। मिल्पा मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में होता है। उसके बाद है रोका, जो कि ब्राज़ील में होता है। कोनुको, जो कि वेनेजुएला में होता है। फिर मैसोल, जो कि जायर और कॉन्गो में होता है। फिर रे, जो कि वियतनाम में होता है। प्रोका, जो कि घाना में होता है। टेवी, जो कि मेडागास्कर में होता है। और झूम खेती, जो इंडिया में होता है, ठीक है। फिर है मिल्पा एंड लदांग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ। तो हम लोग अभी पढ़े मिल्पा कहाँ पे होता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में। और लदांग जो होता है वो कहाँ होता है? मलेशिया वाले रीजन में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है क्या? मिल्पा और लदांग ये एक टाइप है किसका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडागास्कर इज़ नोन एज। तो जो मेडागास्कर का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको क्या बोलते हैं? टैबी। और इंडिया के शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? झूम। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली इन विच रीजन। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है वो किस रीजन में होता है? वो होता है ट्रॉपिकल रीजन में। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन। तो इसी के इंडिया में क्या होता है कि हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं ना, क्रॉप्स भी उगाते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं लोग? कुछ डोमेस्टिक एनिमल से कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, ये सब भी रखते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हम एनिमल को भी रियर कर रहे हैं और क्रॉप्स को भी कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस तरीके के कल्टीवेशन को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें पहला है वेयर डिड कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग ओरिजिनेट। मतलब पहले क्या था कि लोग अपने जितना भी नीड होता था वह उतना ही कल्टीवेट करते थे। लेकिन जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स का जब कॉमर्शियली यूज़ होने लगा है ना, कॉमर्शियली लोग कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने लगे। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ? कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग ये स्टार्ट हुआ यूरोप में।
विच कंट्रीज हैव द मोस्ट डेवलप्ड कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग, किस कंट्री के पास मोस्ट डेवलप्ड कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, वह डेनमार्क और स्वीडन के पास। व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो किस टाइप का फार्मिंग है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है। क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग। What crops are grown mostly in the areas having shifting cultivation, तो जहाँ पे भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वहाँ पे मेनली कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वहाँ पे मेनली होता है राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। वेयर इन इंडिया द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड, तो अभी भी इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना, असम वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। विच मेथड इज़ यूज टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो जो हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं इसमें कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न मेथड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, पहले हम इसको मतलब बर्न करके पहले इसको हम कल्टीवेशन के लायक बनाएंगे, फिर यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो किस पार्ट में क्या आता है, वो क्या आता है ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ट्रॉपिकल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन द सेम एग्रीकल्चरल फील्ड वन आफ्टर द अदर इन द सेम ईयर इज टर्म्ड एज, मतलब जो हम लोग जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो लैंड है उसमें धान भी उगा लेते हैं ना, पैडी भी उगा लेते हैं और वीट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक ही साल में, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न्स आर कॉल्ड, तो मतलब टू और मोर क्रॉप्स को हम जब उगाते हैं किसमें, एक डिफरेंट पैटर्न्स में, ठीक है, एक सेम टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? इंटर क्रॉपिंग। ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप सीजन आफ्टर सीजन इज टर्म्ड एज, तो जब अगर हम अपने लैंड में बस एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, ठीक है, सीजन बाय सीजन हम एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। वैसे ही मोनो का मतलब वन होता है तो मोनोक्रॉपिंग कहते हैं इसको। Which term describe the practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land, लेकिन अब जब दो क्रॉप्स है ना, एक ही लैंड पे दो क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं, ठीक है, मतलब एक के बाद दूसरा, है ना, एक ही सेम ईयर में और सेम लैंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी बताया ना कि हम धान भी उगा लेते हैं और फिर गेहूँ भी उगा लेते हैं, जैसे कि पैडी भी और वीट भी दोनों उगा लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। द मोस्ट डोमिनेंट फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज, तो जो डोमिनेंट फीचर क्या है इस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय सोवियत यूनियन एज कम्युनिटी फार्मिंग, तो सोवियत यूनियन जो था पहले, जो रशिया था, पूरा इंटीग्रेटेड रशिया, ठीक है, तो उस टाइम में क्या था कि वहाँ पे किस टाइप का कल्टीवेशन होता था जो कि हेल्प करता था, कैसे, एज अ कम्युनिटी फार्मिंग के रूप में, वो था कॉलकोस। क्या था? कॉलकोस। इन विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक रैंचिंग इज़ प्रैक्टिस्ड, किस एरिया, वर्ल्ड के किस एरिया में लाइव स्टॉक रैंचिंग प्रैक्टिस किया जाता है, वो क्या आता है, एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड्स में एंड ट्रॉपिकल सवानाज में, क्योंकि लाइव स्टॉक का मतलब क्या हो कि हम एनिमल्स का रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ग्रासलैंड्स अवेलेबल होगा उनके लिए, मतलब उनके लिए बहुत सारा लैंड होगा जहाँ पे वो अपना खाना खा सके, ठीक है। व्हाट मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मेडिटेरेनियन एरियाज अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स, तो जो भी मेडिटेरेनियन एरिया है वहाँ पे मेनली कौन सा क्रॉप्स ग्रो किया जाता है कमर्शियल क्रॉप्स के अलावा, तो वीट, बार्ले एंड वेजिटेबल्स। व्हाट इज़ द मेडिटेरेनियन रीजन बेटर नोन एज, तो मेडिटेरेनियन रीजन को और हम किस नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है ऑर्चार्ड लैंड ऑफ द लैंड, ऑर्चार्ड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। विच इंडस्ट्री हैज़ फ्लरिश्ड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, तो किस मेडिटेरेनियन रीजन में कौन सा इंडस्ट्री फ्लरिश हुआ है, मतलब हम लोग कॉमर्शियली वहाँ पे किस चीज़ का मतलब प्लांटेशन किया जाता है, तो वहाँ पे होता है वाइन इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेप्स का जो प्लांटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। व्हाट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन एरियाज प्रैक्टिसिंग मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, तो कौन सा क्रॉप कल्टीवेट होता है जो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि वहाँ पे हम फ्रूट्स लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम वहाँ पे वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, तो मार्केट गार्डनिंग या फिर हॉर्टिकल्चर का और भी क्या नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रक फार्मिंग।
इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉमर्शियल प्लांटेशन हैव डेवलप्ड, मतलब कॉमर्शियली जो प्लांटेशन करना है किसी भी एक चीज़ का, वो किस एरिया में स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ यूरोपियन कॉलोनीज़ में स्टार्ट। जैसे कि इंडिया में कॉमर्शियली कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ कब, जब ब्रिटेन वाले यहाँ पे हम लोगों को कॉलोनी बनाए थे, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ यूरोपियन कॉलोनीज़ में। हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन और उसके बारे में जो कि फैक्ट्स है उससे रिलेटेड। तो पहला एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्या मतलब होता है, फील्ड क्रॉप है ना, प्रोडक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है फ्रूट एंड नट का प्रोडक्शन। विटीकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। पिशीकल्चर मतलब फिश फार्मिंग। सेरीकल्चर मतलब सिल्क फार्मिंग, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ गार्डनिंग प्लांट्स। सिल्वीकल्चर मीन्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओलेरीकल्चर मीन्स कॉमर्शियल फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल्स। मैरीकल्चर मीन्स फार्मिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि सी फूड सब होता है ना। वाट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द कॉमर्शियल प्लांटेशन एरियाज़। तो कॉमर्शियल प्लांटेशन एरियाज़ में कौन कौन से हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो वो करते हैं टी, कॉफ़ी, रबर, पाम ऑयल, ठीक है। वाट आर द फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल प्लांटेशन। तो कॉमर्शियल प्लांटेशन का क्या फ़ीचर है, तो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी स्मॉल एरिया में लगाते हैं ना, कैपिटल इंटेंसिव होता है और ये ट्री क्रॉप्स होता है। मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप्स पढ़ेंगे जो कि वर्ल्ड में उगाया जाता है, ठीक है, कल्टीवेट किया जाता है। तो पहला है इनविच बेवरेज क्रॉप्स, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ जोन टी इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली। बेवरेज का मतलब क्या है, जो कि हम पी सकते हैं, ठीक है, जो कि वैसा जो सब्सटेंस जो कि हम लोग पीने के यूज़ में लाते हैं, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ जोन टी इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली। तो टी का कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, वो होता है टेम्परेट जोन में। विच फार्मिंग इज़ ट्रॉपिकल श्रब्स डज टी बिलोंग टू। तो किस टाइप के श्रब से टी बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है कैमेलिया फैमिली से। वेयर हैड टी कल्टिवेशन बिलीव टू ओरिजिनेट, मतलब ऐसा किस जगह से माना जाता है कि टी का जो प्लांटेशन है वो स्टार्ट हुआ, तो वो है चेंगजियांग वैली ऑफ चाइना, है ना। चेंगजियांग, ये नाम से लग रहा है चेंगजियांग चाइना का ही नाम होगा, ठीक है। वाट आर द मेजर टी वेराइटीज़ इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड में जितने भी टी वेराइटीज़ हैं उसमें से मेजर कौन कौन से टी वेराइटीज़ हैं, वो हैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी एंड यरबा टी। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन असम टी एंड चाइना टी। असम टी और चाइना टी में क्या डिफरेंस है, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज एंड स्मॉल लिव्ड। एक तो होता है कि इसका लार्ज लीफ होता है और इंडिया वाले में क्या होता है, वो स्मॉल लिव्ड होता है। इन विच कंट्रीज ब्लैक टी इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड। तो ब्लैक टी मोस्टली कहाँ पे कल्टिवेट होता है, वो होता है इंडिया एंड श्रीलंका में। इन विच कंट्री ग्रीन टी इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड। और ग्रीन टी का कल्टिवेशन मोस्टली कहाँ पे होता है, वो होता है चाइना में। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, हमको चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, वार्म और ह्यूमिड। विच रीजन्स आर द हॉट स्पॉट्स फॉर टी प्लांटेशन। तो कौन सा रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे टी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, वहाँ कहाँ पे होगा ये, मानसूनी लैंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वाले एरिया में। व्हाट इज़ एन आइडियल टेम्परेचर फॉर द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है मॉडरेट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ना बहुत अधिक ठंडा ना बहुत अधिक गर्म। व्हाट इज़ एन आइडियल एनुअल रेनफॉल फॉर द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन अगर कहीं पे हमको करना है तो ऐसा नहीं कि जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है वहाँ पे करेंगे, नहीं, तो वैसे जगह पे करेंगे जहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो 125 सेंटीमीटर से 750 सेंटीमीटर के बीच हो। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ नीडेड फॉर द टी प्लांट्स टू ग्रो। तो टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस टाइप का हमको सॉइल चाहिए, उसके लिए चाहिए फर्टाइल सॉइल, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मोस्ट सुटेबल सॉइल्स फॉर टी प्लांटेशन। अगर किसी भी सॉइल में कोई भी सॉइल है ना, वो टी प्लांटेशन के लिए सूटेबल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि वो सॉइल का जो फीचर क्या होना चाहिए, वो तो एक तो पहला एसिडिक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कैल्शियम नहीं होना चाहिए। इन विच टाइप ऑफ एरियाज डज कॉफ़ी ग्रो। तो कॉफ़ी किस टाइप के एरिया में ग्रो होता है, वो होता है ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में। व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स। तो कॉफ़ी प्लांट्स का 3 मेजर टाइप्स कौन कौन सा है, वो है अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ठीक है। विच इज़ द मेन कॉफ़ी वेराइटी प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में जो मेनली कौन सा कॉफ़ी, किस वेराइटी का कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है, वो होता है रोबस्टा। क्या होता है, रोबस्टा।
व्हाट आर द वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी अदर देन द थ्री मेजर वेराइटीज़। तो ये जो तीन मेजर वेराइटीज़ हम लोग पढ़े कौन कौन सा, रोबस्टा है ना, अरेबिका और लिबेरिका। इसके अलावा और कौन से वेराइटीज़ होते हैं, मोचा, ब्लू माउंटेन एंड जावा। व्हाट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा कॉफ़ी ग्रो होता है, वो होता है रोबस्टा भी और लिबेरिका भी, ठीक है, दोनों। कॉफ़ी इज़ अ नेटिव ऑफ विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉफ़ी का जो ओरिजिन है, कॉफ़ी का जो प्लांटेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे माना जाता है, वो हाईलैंड्स ऑफ सदर्न इथोपिया, हाईलैंड्स ऑफ सदर्न इथोपिया, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड कॉफ़ी गेट इट्स नेम। तो कॉफ़ी का जो नाम कॉफ़ी पड़ा इसका किस रीजन से, तो हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट कफा से पड़ा कॉफ़ी, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ नीडेड फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए किस टाइप का हमको सॉइल चाहिए, उसके लिए डीप, पोरस एंड वाटर रिटेंटिव सॉइल चाहिए, जिसके पास क्या ह्यूमस भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉफ़ी ग्रोइंग सॉइल। तो कॉफ़ी ग्रोइंग सॉइल के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट माना जाता है, वह है टेरा रॉक्सा ऑफ ब्राज़ील, और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। व्हाट इज़ द लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील नोन एज। तो ब्राज़ील में जो लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं, फेजेंडा। वेयर इज़ द मोचा कॉफ़ी ग्रोन इन द वर्ल्ड मोस्टली। तो मोचा कॉफ़ी जो है वो मोस्टली कहाँ पे ग्रो होता है, वो होता है यमन में। कहाँ पे, यमन में। हाउ मच रेन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए कितना रेन चाहिए हमको, 40 से 80 सेंटीमीटर, जबकि टी के लिए कितना चाहिए, 125 से 750 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी के लिए कितना चाहिए, 40 से 80 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ वेदर कंडीशन इज़ अ मस्ट फॉर द कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वहाँ पर वेदर कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो वहाँ का जो वेदर होना चाहिए वो हाईली ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए। व्हाट आर द सम मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जो टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट एंड इंडिया, ठीक है। व्हाट आर द सम मेजर कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो मेनली कौन से कंट्रीज़ हैं जो कॉफ़ी को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो हैं ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। इंडिया में जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो हम कंज्यूम ही कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सम मेजर कॉफ़ी इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इम्पोर्ट कहाँ पे होता है, वो होता है जापान में, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में। कॉफ़ी कल्टीवेशन इन श्रीलंका वाज अबंडेंट बिकॉज ऑफ द डिजीज़। तो कॉफ़ी प्लांट कल्टीवेशन है जो श्रीलंका में उसको बैन कर दिया गया, इसका रीज़न क्या था, लीफ रस्ट डिजीज़ की वजह से, ठीक है, लीफ रस्ट डिजीज़ की वजह से। विच पार्ट इज़ नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो किस पोर्ट को हम लोग कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो सेंटोस को, है ना, ये IAS में पूछा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस क्रॉप्स के बारे में। विच क्लाइमेट जोन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन प्लांट्स। तो कौन सा क्लाइमेटिक जोन सूटेबल है किसके लिए, किसके प्लांटेशन के लिए, कॉटन के प्लांटेशन के लिए, तो वो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। इन एंसेंट टाइम्स विच कंट्रीज़ वेयर कॉटन ग्रोअर्स। कि एंसेंट टाइम में जो कॉटन ग्रोअर्स कौन थे, कौन सा कंट्री था, वो इंडिया एंड इजिप्ट। और कॉटन सबसे पहले कल्टीवेट किया गया था कहाँ पे, इंडिया में, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ही इंडिया में कॉटन को ग्रो किया जाने लगा था, ठीक है। व्हेन वाज द कॉटन गेनिंग मशीन इन्वेंटेड। तो कॉटन गेनिंग मशीन का जो इन्वेंशन हुआ वो हुआ 1793 में। हाउ कैन द डिफरेंट कॉटन वेराइटीज़ बी डिस्टिंग्विश्ड। तो अगर कॉटन के डिफरेंट वेराइटीज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं बाय द स्टेपल लेंथ। स्टेपल के लेंथ के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द कॉटन प्लांट्स नीड्स। तो कॉटन प्लांट्स को कैसा क्लाइमेट चाहिए, उसको चाहिए ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट। विच सॉइल टाइप्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन प्लांट्स के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है, वॉल्केनिक, ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। व्हाट इज़ एन आइडियल रेनफॉल रेंज फॉर द कॉटन प्लांट्स। तो कॉटन प्लांट्स के लिए जो आइडियल रेनफॉल रेंज है वो कितना है, 50 से 100 सेंटीमीटर, मोस्ट स्पेसिफिकली 20 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज़ मेनली ग्रोन। तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो किस पार्ट में ग्रो किया जाता है, वो होता है साउथ कोस्ट ऑफ USA में, साउथ कोस्ट ऑफ USA में। वेयर इन द वर्ल्ड द मीडियम स्टेपल कॉटन इज़ ग्रोन मोस्टली। तो मीडियम स्टेपल जो कॉटन ग्रो होता है
वो होता है कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में। इन विच कंट्री द शॉर्ट स्टेपल कॉटन इज़ मेनली ग्रोन, और शॉर्ट स्टेपल कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है, वो एशियन कंट्रीज़ में और ब्राज़ील में। विच आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो टॉप जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं कॉटन के पूरे वर्ल्ड में वो हैं यूएस, इंडिया, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड ताजिकिस्तान। विच कंट्रीज़ आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द कॉटन, तो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि कॉटन को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो है मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, ठीक है। तो वह यूएसए, ब्राज़ील, सूडान, इजिप्ट एंड इंडिया। विच कंट्रीज़ आर द मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ द कॉटन, तो जो सबसे ज़्यादा कॉटन को इम्पोर्ट करते हैं, कॉटन को इम्पोर्ट करके कहाँ पे कौन इम्पोर्ट करेगा, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होंगे, ठीक है। तो वो कौन करते हैं इम्पोर्ट, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी एंड कनाडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, किस कंट्री का जो हाईएस्ट पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में सबसे अधिक कॉटन जो उगाया जाता है वो कहाँ पे उगाया जाता है, वो चाइना में, ठीक है, चाइना में। फ्रॉम विच प्लांट में फैमिली इज़ द जूट फाइबर ऑब्टेन्ड, तो किस प्लांट फैमिली से जूट फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है, वो होता है कॉर्कोरस से, कॉर्कोरस फैमिली से। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप वैरायटी इज़ द जूट, तो जूट किस तरीके का फाइबर क्रॉप है, वह है कोर्स फाइबर, ठीक है। कोर्स मतलब होता है रफ फाइबर, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट सूटेड क्लाइमेट फॉर जूट प्लांट्स टू ग्रो, तो जूट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए हमको, उसके लिए चाहिए हॉट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ हैवी रेनफॉल, मतलब जूट के प्रोडक्शन के लिए बहुत अधिक हमको रेनफॉल चाहिए। इस वजह से वेस्ट बंगाल वाले साइड में जूट सबसे अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि उधर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर जूट प्लांट्स, तो जूट प्लांट्स के लिए कैसा सॉइल चाहिए, रिच सॉइल्स लाइक रिवर एलुवियम, ठीक है। विच आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, तो जूट का जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वह है इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। व्हाट आर द मेजर जूट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और जो सबसे अधिक जूट प्रोड्यूस जो करेगा वही एक्सपोर्ट भी करेगा, तो इंडिया, बांग्लादेश एंड थाईलैंड क्या हैं, वो मतलब मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, कौन, किसके, जूट के। विच आर द मेजर जूट क्रॉप इम्पोर्टिंग कंट्रीज़, और सबसे अधिक जूट को जो इम्पोर्ट करते हैं वो करते हैं जर्मनी, यूएसए, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। आगे हम पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स के बारे में, जो कि हम लोग जो कि एडिबल नहीं होते, मेनली हम इसको इसलिए उगाते हैं ताकि हमको उसको बेच करके तुरंत है ना पैसा मिल जाए, ठीक है, कैश मिल जाए। विच ट्री प्रोड्यूसेस द लेटेक्स दैट इज़ यूज टू मेक रबर, तो कौन सा ट्री है जिसके लेटेक्स से हम लोग रबर बनाते हैं, वह है हेविया ब्रेसिलस, है ना, हेविया ब्रेसिलेनिसिस। वेयर आर रबर ट्रीज़ मेनली फाउंड इन द वर्ल्ड, तो रबर ट्रीज़ मेनली कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। व्हाट आर द रबर गैदरर्स कॉल्ड इन द अमेजोन बेसिन, तो रबर गैदरर्स जो रबर को गैदर करते हैं ट्री से, उसको जो अमेजोन बेसिन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सेरेनगुएरिस। डिस्कवरी ऑफ व्हाट मेड कॉपर मोर यूज़फुल टू अस, तो कॉपर हम लोगों के लिए अधिक यूज़फुल कब होने लगा, जब हम लोग एक प्रोसेस को ढूंढे, वो क्या, वल्कनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम सल्फ़र को मिक्स करके एक सॉफ्ट रबर में कन्वर्ट करते हैं ना, रबर का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम, ये कौन सा प्रोसेस के बाद हुआ ऐसा, ये वल्कनाइजेशन के बाद। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर प्रोड्यूसर, तो सिंथेटिक रबर जो प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट, वो कौन सा कंट्री है, वो है यूएसए, ठीक है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर रबर ट्रीज़, तो रबर ट्रीज़ के लिए जो बेस्ट सूटेबल क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। विच इज़ एन आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर रबर ट्रीज़ टू ग्रो, तो रबर ट्री के ग्रो होने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच रेनफॉल इज़ नीडेड फॉर रबर ट्रीज़ टू ग्रो, रबर ट्री को ग्रो करने के लिए कितना रेनफॉल चाहिए हमको, तो उसके लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल, वो भी कैसा, वो एनुअली, ठीक है, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, वो भी एनुअली। विच कंट्रीज़ आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रबर, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स जो हैं वो जो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं रबर लार्ज अमाउंट में, वो कौन कौन से हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। विच कंट्रीज़ आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ द रबर, और रबर्स के लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन कौन है, वह है यूएसए, कनाडा एंड जापान। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शुगर कैन टू ग्रो, तो शुगर कैन के ग्रो होने के लिए, ठीक है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए चाहिए वार्म टेम्परेट क्लाइमेट।
विच फैमिली डज शुगर कैन बिलोंग टू। तो शुगर कैन जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो करता है पोएसिया और ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। विच इज़ द प्रोबेबल प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर कैन। तो हम ऐसा मतलब कहाँ से माना जाता है कि शुगर कैन का प्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था ईस्ट एशिया में। कहाँ पे, ईस्ट एशिया में। व्हाट इज़ अ मस्ट फॉर एरियाज अंडर शुगर केन प्लांटेशन। तो शुगर केन प्लांटेशन के लिए मतलब शुगर केन का प्लांट ही कल्टीवेशन करेंगे ही क्यों, क्योंकि हम उससे क्या बनाएंगे, शुगर बनाएंगे, ठीक है। और शुगर कहाँ पे बनेगा, शुगर मिल में। तो सबसे अधिक शुगर केन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो जो एरिया शुगर मिल के बहुत नियर होगा, है ना। तो शुगर केन के लिए क्या एक कंडीशन है कि शुगर मिल मस्ट बी नियर। व्हाट इज़ एन आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर शुगर कैन क्रॉप्स। तो शुगर कैन क्रॉप्स के लिए कौन सा टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर रेंज जो कि आइडियल माना जाता है, वह है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर हुआ ये। वट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू शुगर कैन क्रॉप्स। तो शुगर कैन क्रॉप्स के लिए बहुत अधिक हार्मफुल क्या है, फ्रॉस्ट का, है ना, बर्फ़ का गिरना सबसे अधिक क्या है, बर्फ़, ओला, ये सब गिरना क्या है, शुगर कैन क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल है। व्हाट इज़ एन आइडियल रेनफॉल रेंज फॉर शुगर कैन टू ग्रो। तो शुगर कैन को ग्रो करने के लिए आइडियल रेनफॉल कितना है, वह 75 से 120 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर शुगर कैन क्रॉप्स। तो शुगर कैन क्रॉप्स के लिए कौन सा सॉइल जो है कि वो बेस्ट माना जाता है, वह लोम, क्ले एंड एलुवियल सॉइल्स, ठीक है। विच कंट्री इज़ नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो किस कंट्री को हम शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम जो शुगर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो वहाँ वो कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वो होता है क्यूबा में, है ना, क्यूबा। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द शुगर। तो कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है शुगर का, वह है ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील। विच कंट्रीज आर द मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स। और कौन सा कंट्री जो है वो शुगर का मेजर प्रोड्यूसर है, वो है ब्राज़ील, मैक्सिको, क्यूबा एंड इंडिया। विच कंट्रीज आर मेजर शुगर एक्सपोर्टर्स। और सबसे अधिक शुगर को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन करते हैं, ब्राज़ील, क्यूबा एंड इंडिया। विच कंट्रीज़ आर मेजर शुगर इम्पोर्टर्स। तो कौन सा कंट्री जो है जो शुगर को सबसे अधिक इम्पोर्ट करता है, वह है यूएसए, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। यूएसए, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ल्ड टॉप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, जो जैसे कि कोई भी एक हर डिफरेंट कैश क्रॉप्स दिया हुआ है और कौन से कंट्रीज़ उसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो कंट्रीज़ का नाम है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे अधिक ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। तो पहला है रबर, है ना, रबर, नेचुरल रबर, ठीक है, नॉट आर्टिफिशियल। तो वो सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है थाईलैंड में, फिर इंडोनेशिया में, फिर वियतनाम में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में। शुगर कैन पहले फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे थाईलैंड और फिफ्थ पे पाकिस्तान। टोबैको, है ना, वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है, चाइना में, फिर इंडिया में, फिर ब्राज़ील में, जिम्बाब्वे में, फिर यूएसए में। टी का सबसे अधिक प्लांटेशन चाइना में होता है, फिर इंडिया में, फिर केनिया में, फिर श्रीलंका, फिर वियतनाम। कॉफ़ी जो कि ग्रीन कॉफ़ी, ठीक है, सबसे अधिक होता है ब्राज़ील में और फिर वियतनाम में, कोलंबिया में, इंडोनेशिया में, फिर इथोपिया में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शुगर कैन के प्रोडक्शन में इंडिया कौन से प्लेस पे है, तो सेकंड प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे। टोबैको के प्रोडक्शन में भी सेकंड प्लेस पे, टी के प्रोडक्शन में भी क्या है, सेकंड प्लेसेस पे। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये 2020 के 2020 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये अपडेट भी हो सकता है ना, कम ज़्यादा कभी भी हो सकता है। उसके बाद विच क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द शुगर बीट क्रॉप्स। तो शुगर बीट क्रॉप्स के लिए कौन सा क्लाइमेट है जो कि बेस्ट माना जाता है, वो है टेम्परेट क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। विच फैमिली ऑफ प्लांट्स डज शुगर बीट बिलोंग्स टू। तो शुगर बीट जो होता है वो किस प्लांट्स के किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है अमरैंथेशिया, है ना, अमरैंथेशिया। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर बीट क्रॉप्स। तो बीट क्रॉप्स के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट है, वो है लॉम्स एंड क्ले लॉम्स, ठीक है। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स इज अ मस्ट फॉर बीट क्रॉप्स टू ग्रो। तो अगर हमको बीट्स क्रॉप्स को ग्रो करना है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर डालना होगा, तो उसके लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ज़रूरी है, ठीक है, नाइट्रोजनस, उसमें कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। हाउ मच टाइम टू डू बीट क्रॉप्स टेक टू गेट मैच्योर। तो बीट क्रॉप्स को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 5 से 6 मंथ्स। व्हाट इज़ एन आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बीट क्रॉप्स। तो बीट क्रॉप्स के लिए कितना टेम्परेचर हमारे लिए ज़रूरी है,
वो है 16 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच रेनफॉल डू बीट क्रॉप्स नीड, तो बीट क्रॉप्स को कितना टेम्परेचर चाहिए, अराउंड ये रेनफॉल चाहिए, वो चाहिए अराउंड 60 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। विच आर द मेजर बीट शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो मोस्टली कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि बीट शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं, वो हैं जर्मनी, हंगरी, चेक और स्लोवाकिया, ठीक है। विच आर द मेजर बीट शुगर इम्पोर्टिंग कंट्रीज़, और कौन से कंट्रीज़ हैं जो शुगर को सबसे अधिक इम्पोर्ट करते हैं, यूएसए, जापान एंड ग्रेट ब्रिटेन। विच क्लाइमेटिक जोन इज़ बेस्ट फॉर तंबाकू क्रॉप्स, तो तंबाकू क्रॉप्स के लिए कौन सा क्लाइमेट बेस्ट है, वो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तंबाकू प्लांट्स आर नेटिव टू विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो टोबैको प्लांट्स है जो वो उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, वो ट्रॉपिकल अमेरिका में हुआ था, ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक कल्टीवेशन भी होता है। व्हाट इज़ एन आइडियल टेम्परेचर फॉर टोबैको प्लांट्स टू ग्रो, तो टोबैको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर है आइडियल, वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच रेनफॉल डू टोबैको प्लांट्स नीड, तो रेनफॉल कितना चाहिए अगर हमको टोबैको प्लांट्स को ग्रो करना है, ठीक है, उसके लिए चाहिए मॉडरेट रेनफॉल, ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल ना बहुत कम। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टोबैको प्लांट्स टू ग्रो, अगर हमको तंबाकू को ग्रो करना है तो उसके लिए कौन सा सॉइल हमको चाहिए होगा, वो होगा रिच और रेगुलरली फर्टिलाइज्ड सॉइल, ठीक है, वो सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। व्हाट इज़ द क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ टोबैको प्लांट्स, तो टोबैको प्लांट्स को रेडी होने में कितना टाइम लगता है, वो 120 से 180 डेज़ का टाइम लगता है ना, 2 मंथ्स से 3 मंथ्स के बीच में, सॉरी ये 4 मंथ्स से 6 मंथ्स के बीच में, ठीक है। विच आर द मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, तो जो मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है वो है इंडिया, बुल्गारिया, जिम्बाब्वे एंड जापान। विच आर द मेजर तंबाकू एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और सबसे अधिक तंबाकू के एक्सपोर्ट कौन करते हैं, वो करते हैं यूएसए, जिम्बाब्वे, टर्की एंड इंडिया। विच आर द मेजर तंबाकू इम्पोर्टिंग कंट्रीज़, और तंबाकू को सबसे अधिक इम्पोर्ट कौन करता है, वो कर रहा है जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीरियल क्रॉप्स के बारे में। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर राइस क्रॉप्स, तो राइस क्रॉप्स के लिए कौन सा हम लोगों को क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए चाहिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। राइस क्रॉप्स आर मेनली डिपेंडेंट ऑन विच टाइप ऑफ रेन, तो राइस क्रॉप्स जो है वो मेनली किस टाइप के क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, वो है मानसूनी क्लाइमेट, इसलिए इंडिया में जो था ना वो राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसूनी क्लाइमेट है। विच एरियाज़ आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का कौन सा एरिया है, वो है ईस्ट एंड साउथ एशिया, ठीक है। व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस राइस वेराइटीज़, तो राइस के डिफरेंट जो फेमस वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, IR8, IR20, IR22 और मिराकल राइस। वेयर इज़ मिराकल राइस एंड IR8 डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, IR8 राइस और मिराकल राइस कहाँ पे डेवलप किया गया था, तो ये किया गया था फिलीपींस में। अभी दिया हुआ है यहाँ पे टेबल में कि वर्ल्ड के टॉप सीरियल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, ठीक है, वो किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट वाला सबसे अधिक होगा और लास्ट वाला उसमें से सबसे कम होगा। तो पहला है राइस, राइस का टॉप प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, है ना, सेकंड प्लेस पे इंडिया, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिर वियतनाम। वीट का है ना, गेहूँ का सबसे अधिक प्रोड्यूसर जो है वो है चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर रसिया, यूएसए और फ्रांस। फिर है मेज का, तो मेज का टॉप प्रोड्यूसर है यूएसए, है ना, फिर चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूक्रेन। फिर बार्ले के लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर रसिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूक्रेन। और उसके बाद है सोरगुम जो कि इसका टॉप प्रोड्यूसर है यूएसए, फिर नाइजीरिया, इथोपिया, मैक्सिको एंड सूडान। फिर पल्सेस का टॉप प्रोड्यूसर है वो इंडिया, सेकंड में यूके, थर्ड मोजाम्बिक, फिर स्पेन और उसके बाद है किर्गिस्तान। व्हाट टेम्परेचर रेंज इज़ फेवरेबल फॉर राइस क्रॉप्स, अगर कहीं पे अगर राइस को कल्टीवेट करना है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ये 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मली हाई टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। हाउ मच रेनफॉल इज़ नीडेड फॉर राइस प्लांट्स टू ग्रो, तो राइस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कितना हम लोगों को रेनफॉल चाहिए, वो चाहिए 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर राइस क्रॉप्स, तो अगर हमको राइस उगाना, राइस कल्टीवेट करना है तो उसके लिए कैसा सॉइल चाहिए हमको, क्ले एंड लोम सॉइल चाहिए, क्ले और लोम सॉइल। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ पैडीज, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पैडीज कौन कौन से हैं, वह हैं वेट पैडी और ड्राई पैडी, है ना, वेट पैडी और ड्राई पैडी।
मोस्ट हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ पैडी इज़, तो जो हाईएस्ट यील्डिंग वैराइटीज़ हैं पैडी के वह हैं बहागिया, ठीक है, बहागिया। विच आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो है चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया। और चाइना क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विच आर द मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो राइस को सबसे अधिक एक्सपोर्ट कौन करते हैं, वो ब्राज़ील, ताइवान, थाईलैंड एंड कम्बोडिया। फिर विच आर द मेजर राइस इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और देखिए इंडिया तो सेकंड प्रोड्यूसर है, उसके बाद भी ये मतलब हाईएस्ट इम्पोर्टर भी है राइस का, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है राइस का, ठीक है। तो इंडिया, चाइना, जापान और श्रीलंका ये सब भी क्या करते हैं, राइस को और इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है, जबकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं फिर भी। विच एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर द फेवरेबल प्लेस फॉर वीट कल्टिवेशन, तो एक तो पहले हम राइस को देख ले, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वीट के बारे में। तो वीट कल्टीवेशन के लिए हमको कैसा क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए चाहिए टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं उस एरिया में जो वीट का कल्टीवेशन होगा वो ज़्यादा होगा। व्हाट आर द टू मेजर सीजनल वीट वैराइटीज़, तो दो जो सीजनल वीट वैराइटीज़ हैं वो कौन कौन सा है, एक तो विंटर वीट और दूसरा स्प्रिंग वीट। वेयर इज़ विंटर वीट मेनली ग्रोन, तो विंटर वीट जो होता है वो कहाँ पे मेनली ग्रो किया जाता है, वो रीजन ऑफ मिडिल लैटिट्यूड, मतलब अगर ये है तो इस तरीके के जो बीच वाले एरियाज़ हैं, ये बीच वाले लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे क्या होगा, विंटर वीट को ग्रो किया जाएगा। वेयर इन द वर्ल्ड इज़ स्प्रिंग वीट मेनली ग्रोन, स्प्रिंग वीट कहाँ पे ग्रो किया जाता है, वो होता है कोल्डर नॉर्थ ऑफ कैनेडियन प्रेरीज, एंड प्रेरीज क्या है, एक मतलब ग्रासलैंड है, ठीक है, और साइबेरिया में उगाया जाता है। हाउ मच एनुअल रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीट कल्टिवेशन, तो वीट कल्टिवेशन के लिए कितना हमको रेनफॉल चाहिए एनुअल, वो 40 से 75 सेंटीमीटर, जबकि राइस के लिए कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वीट क्रॉप्स, तो वीट क्रॉप्स के लिए कितना हमको चाहिए टेम्परेचर, वो चाहिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही लो टेम्परेचर, ठीक है, जबकि राइस के लिए कितना चाहिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ना, ऑलमोस्ट डबल। विच टाइप ऑफ वेदर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वीट रिपनिंग, तो जब वीट पकता है, ठीक है, उस टाइम में बारिश नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम में जो आसमान होना चाहिए वहाँ उस टाइम जो वेदर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लियर स्काई, ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश हो रहा है तो वीट फिर ख़राब हो जाएगा ना, वीट नहीं होगा अच्छे से। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर वीट कल्टिवेशन, और वीट कल्टिवेशन के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट माना जाता है, वह है लोम और चैडनोजम सॉइल, ठीक है, लोम और चैडनोजम सॉइल। व्हाट कॉजेज रेड रॉट डिजीज़ इन वीट प्लांट्स, तो रेड रॉट डिजीज होता है जो वीट प्लांट्स में, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है ओवर इरिगेशन, मतलब हम बहुत अधिक अगर पानी डाल देंगे वीट क्रॉप्स में तो उससे क्या होगा कि रेड रॉट डिजीज हो जाएगा उस वीट प्लांट में। विच एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्ट फेमस फॉर वीट प्रोडक्शन, तो वीट प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से एरियाज़ फेमस है, पंपास जो कि कहाँ का ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना का, फिर पेरिस बेसिन एंड लोअर डैन्यूब वाला रीजन फेमस है वीट कल्टिवेशन के लिए। विच कंट्रीज़ आर मेजर वीट एक्सपोर्टर्स, तो सबसे अधिक जो वीट को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं वह है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना एंड रशिया। विच कंट्रीज़ आर द मेजर वीट इम्पोर्टर्स, और कौन से कंट्रीज़ हैं जो वीट को सबसे अधिक इम्पोर्ट करते हैं, वह है जर्मनी, पोलैंड और जापान। विच क्लाइमेट जोन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेज क्रॉप्स, तो मेज क्रॉप्स के लिए कौन सा क्लाइमेट जोन सबसे अधिक सूटेबल है, वह है सब ट्रॉपिकल जोन्स ना, सब ट्रॉपिकल जोन्स। इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड डिड मेज ओरिजिनेट, तो मेज जो ओरिजिनेट हुआ वो कौन से एरिया में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले एरिया में, और अमेरिका ही क्या है, टॉप प्रोड्यूसर है किसका, मेज का। व्हाट टेम्परेचर रेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेज कल्टिवेशन, तो मेज कल्टिवेशन के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए हमको, 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन डे एंड अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन नाइट, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल क्लाइमेटिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मेज टू ग्रो, तो मेज को ग्रो होने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो कौन सा है, तो उसका ये है कि 140 फ्रोस्ट फ्री डेज़ होना चाहिए ना, 140 फ्रोस्ट फ्री डेज़ होना चाहिए। व्हाट इज़ एन आइडियल रेनफॉल रेंज फॉर मेज कल्टिवेशन, मेज कल्टिवेशन के लिए आइडियली कितना बारिश होना चाहिए एनुअली, वह 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर मेज क्रॉप्स, तो मेज क्रॉप्स के लिए कैसा सॉइल हमको चाहिए, उसके लिए चाहिए डीप नाइट्रोजन रिच सॉइल, मतलब नाइट्रोजनस सॉइल चाहिए, ठीक है, N2 का जो अमाउंट है सॉइल में वो ज़्यादा होना चाहिए। विच कंट्रीज़ आर मेजर मेज प्रोड्यूसर, जो मेजर मेज प्रोड्यूसर्स हैं, टॉप जो मेज प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वो है अर्जेंटीना, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी।
और मेजर एक्सपोर्टर्स भी कौन है, जो प्रोड्यूसर अधिक होंगे वो एक्सपोर्टर भी सबसे ज़्यादा होंगे, वह अर्जेंटीना, रोमानिया, यूगोस्लाविया एंड यूक्रेन। विच कंट्रीज़ आर मेजर मेज़ इम्पोर्टर्स, तो सबसे अधिक जो मेज़ को इम्पोर्ट करते हैं वो कंट्रीज़ कौन कौन है, वह यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मोस्ट प्रोड्यूस्ड पल्सेज इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक जो कौन सा पल्स प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। ठीक है, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। उसके बाद है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है उसके साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, किसका, पल्सेस का, दाल का। ठीक है, वो है इंडिया। विच कंट्रीज़ आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द पल्सेस, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पल्सेस को सबसे अधिक एक्सपोर्ट करती हैं, वह है कनाडा, ब्राज़ील एंड यूएसए। कनाडा, ब्राज़ील एंड यूएसए। अब ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि जो टॉप जो एडिबल ऑयल क्रॉप्स हैं, ठीक है, और उसके प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, है ना, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक, तो पहला है ऑयल सीड, तो ऑयल सीड का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, कनाडा में। सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ फ्रांस, फिफ्थ में यूक्रेन है। ठीक, उसके बाद है पीनट, पीनट का मैक्सिमम जो प्रोड्यूसिंग होता है वो होता है चाइना में, फिर इंडिया, फिर नाइजीरिया, सूडान और यूएसए में। सोयाबीन सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है ब्राज़ील में, फिर यूएसए में, फिर अर्जेंटीना, चाइना, उसके बाद है इंडिया। सनफ्लावर, सनफ्लावर सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, अर्जेंटीना में, फिर रसिया में, फिर यूक्रेन, फिर रोमानिया और चाइना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अदर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड, तो सेफ्रॉन का जो सबसे अधिक जो प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, ईरान। ठीक है, और अभी जो सेफ्रॉन का प्रोडक्शन है इंडिया में बस जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ठीक है, और कहीं नहीं होता। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट जो मस्टर्ड प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, कनाडा। ठीक है, कनाडा। द फॉरेस्टेरो कोका प्रोड्यूस्ड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो फॉरेस्टेरो कोका जो है वो कौन से रीजन में प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में, वो होता है वेस्टर्न अफ्रीका में, अफ्रीका वाले रीजन में, वेस्टर्न साइड में, है ना, वेस्टर्न साइड में। विच आर द टू टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ बेस्ट रूट, तो बेस्ट रूट बीट रूट का जो सबसे अधिक जो प्रोडक्शन होता है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो बीट का, वो है रशिया एंड फ्रांस, रशिया और फ्रांस। विच कंट्री इज़ द मोस्ट इज़ द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग 100% शुगर विथ बीट रूट, तो कौन सा कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में जो कि वहाँ का जो 100% जो कल्टीवेशन होता है शुगर का, वो होता है किससे, इससे बीट रूट से। ठीक है, शुगर का 100% प्रोडक्शन होता है किससे, बीट रूट से, वह है यूक्रेन, यूक्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड इज़, तो सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है, चाइना, चाइना कंट्री। ठीक है, विच कंट्री इज़ नोन एज गोल्डन क्रिसेंट, तो किस कंट्री को हम लोग गोल्डन क्रिसेंट के नाम से भी जानते हैं, वो है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिल्क का एक क्वेश्चन है कि सिल्क सिटी के नाम से किस जाना जाता है, तो वह है भागलपुर, है ना, भागलपुर जो कि कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।